नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की ABCD इस श्रृंखला का एक पहला अंक 2 दिन पहले निकाला था और आज है दूसरा अंक। इस अंक में हम ये जानेंगे कि जब यह आवश्यकता महसूस की गई कि एक ऐसा संगठन जो अपने सिवा सोचने के अलावा दूसरे के बारे में भी सोचे, और इस पर जब विचार विमर्श हुआ तो फिर कई लोग इससे जुड़ते चले गए। जैसा कि हम सब जानते हैं, देश में लगभग 50 से 60 हज़ार सैनिक हर वर्ष सेवातीत होते हैं और वे इतने ऊर्जावान होते हैं और उनको अगर सही रास्ते पर नहीं लगाया जाए तो वो भटकने की राह पर भी चल सकते हैं, और इसीलिए इस संगठन का जन्म हुआ। इधर उत्तर प्रदेश में, जैसा कि मैंने कल बताया था, उरई के पास एक बैठक होती है और वहाँ पर रूपरेखा बनती है। ठीक उसी समय जम्मू कश्मीर में भी, क्योंकि उस समय वहाँ पर जम्मू कश्मीर की जो स्थितियाँ थीं अच्छी नहीं थीं, आतंकवाद इतना बढ़ चुका था कि कोई भी आदमी खतरे से बाहर नहीं था, तो वहाँ पर सैनिकों ने अपनी टोलियाँ बना ली और ये विचार किया गया कि इस टोली को बनाने के बाद में जो इसका नाम रखा जाएगा वो पूर्व सैनिक परिषद रखा जाएगा। और इस प्रकार से जो कर्नल कृष्ण सिंह जुनेजा और उनके साथियों ने मिलकर के पूर्व सैनिक परिषद का गठन किया और इसके कर्नल जुनेजा जी अध्यक्ष रहे। क्योंकि वहाँ परिस्थितियाँ बहुत अशांत थी तो लोगों को, खासकर फौजियों को जुड़ने में समय नहीं लगा। और इसके बाद ये पूर्व सैनिकों ने सरकार से यह भी मांग की कि हमको जो है सुरक्षा के लिए हमको अपने हथियार की जो लाइसेंस है सरकार दे। और इसीलिए उस समय देखा होगा आपने कि यहाँ के भी तमाम लोगों ने जम्मू कश्मीर से लाइसेंस प्राप्त कर ली थी हथियार की। तो ये समितियाँ जो है ग्राम सुरक्षा का अपना जिम्मा संभालती थी। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की जो हम बात करते हैं तो फिर इसका जिम्मा लिया कमांडर बालकृष्ण जायसवाल जी ने। और बालकृष्ण जायसवाल जी उस समय संगठन के महामंत्री बने और उत्तर प्रदेश में इसका जो नाम रखा गया था भूतपूर्व सैनिक परिषद, और इस नाम से संस्था चली। लेकिन इसमें बाद में फिर दूसरी बैठक जब मेरठ में हुई और मेरठ में यहाँ पर चर्चा की गई तो वहाँ पर इस नाम में और जम्मू कश्मीर के नाम में एक परिवर्तन किया गया और परिवर्तन के बाद में उसका नाम रखा गया पूर्व सैनिक सेवा परिषद। और इस संगठन को खड़ा करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए एक समाजसेवी ओम प्रकाश जी थे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का काम देखते थे वो, और भुवनचंद खंडूड़ी जी, उनको अध्यक्ष बनाया गया। और इसके बाद एक श्री कृष्ण शर्मा जी जो मैनपुरी के आसपास या हाथरस के रहने वाले थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश में संगठन को सक्रिय करने का जिम्मा लिया। और इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सबसे पहले 26 अगस्त 1992 को उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चूँकि एक ही में थे और इस में जो पूरा उत्तर प्रदेश कहा जाता था अविभाज्य उत्तर प्रदेश, वहाँ पर इस इकाई ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया। और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में फिर यहाँ पर काम बड़ी तेज़ी से चला जब, तो इसका संदेश देश के दूसरे जगहों पर भी जाने लगा। और जब दूसरी जगहों पर इसका संदेश गया
तो लोगों ने अपने प्रदेशों में भी ऐसे ही संगठन को खड़ा करने के लिए मन बनाया, क्योंकि हमारे संगठन का जो उद्देश्य है देश हित, समाज हित, सैन्य हित, तो देश का हित फौजियों के लिए तो सबसे पहले होता है, क्योंकि जब एक फौजी बनता है उस समय शपथ लेता है, और शपथ लेता है तो फिर अपने जीवन की शपथ लेता है कि हमारे लिए चाहे जल से भेजा जाए, चाहे थल से भेजा जाए, चाहे वायु मार्ग से भेजा जाए, मैं जाने में कहीं भी हिचकूंगा नहीं, जाऊंगा। और यही जो है उसकी शपथ एक फौजी की उसके रिटायरमेंट के बाद भी रहती है। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा फौजी होगा जिसने नौकरी ज्वाइन करते समय जो शपथ ली होगी और उससे कहा गया होगा कि अब भाई आप रिटायर हो रहे हैं और आपने जो शपथ ली थी वापस कर दीजिए, क्योंकि प्राण जाए पर वचन न जाए वाली बात होती है अपने यहाँ। और जब एक बार शपथ ले ली तो ले ली, उसके बिना नुकुर कैसा। तो एक फौजी जीवन भर फौजी रहता है, और एक फौजी ही एक ऐसा मतलब रोजगार कहें या उसका व्यवसाय कहें, जो भी कह लेना है आप कह सकते हैं, जिसको उसके रिटायर होने के बाद भी रैंक उसके साथ रहती है। और ये जो रैंक रहती है तो उसको हमेशा इस चीज़ का भान रहता है कि मैं अभी भी फौजी हूँ। तो इस जो शपथ है इसको बनाए रखने के लिए लोग अपना जीवन लगा देते हैं। और दूसरी बात, जब ये संगठन बना था तो कई लोगों के मन में विचार आया था कि हम सैन्य हित तो ठीक है, लेकिन ये देश हित, समाज हित क्या होता है। क्योंकि हम जिस देश का हिस्सा हैं, जिस समाज का हिस्सा हैं, उसकी सेवा करना, उसकी रक्षा करना हमारा ये सदैव दायित्व रहता है। हम भले रिटायर हो जाएं, लेकिन जिनके मन में ये भ्रम था कि हम रिटायर होने के बाद में देश और समाज के बारे में क्या सोचे, अपना परिवार देखे जाके, जब उन्होंने संगठन में काम करना शुरू किया, संगठन के साथ लगे, तो यह शंका उनके मन से दूर हो गई और उन्होंने पूरे तन मन से और कहिए धन से भी संगठन में अपना योगदान देना शुरू कर दिया। जो उत्तर प्रदेश की इकाई बनी, पहली इकाई, और कहना चाहिए कि आज भले ही अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के बैनर तले पूरा पूर्व सैनिक सेवा परिषद काम करती है, लेकिन शुरुआत जो हुई, जो इसका संविधान बना, नियमावली बनी, उस नियमावली में जो मुख्य बातें रखी गई वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि क्या सोच करके इस संगठन का गठन किया गया था। संस्था के जो उद्देश्य बताए गए वो इस प्रकार से हैं। पूर्व सैनिकों, युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं और उनके आश्रितों के प्रति समाज में आदर का भाव जगाने तथा उनके सम्मानजनक पुनर्वास के लिए उत्तरदायित्व का बोध कराने का प्रयास करना। क्योंकि सैनिक को कुछ नहीं चाहिए, उसको इज्जत चाहिए, और जब वो रिटायर हो जाए या उसके साथी किसी को बलिदान देना पड़े तो उसके परिवार के साथ फिर जो है उसकी समस्याएं हों, उसके साथ और भी जो कोई दिक्कतें हों, उसको दूर करने का प्रयास होना चाहिए। वीरता के लिए अलंकृत सैनिकों, युद्ध में आहत हुए अपंग सैनिकों व युद्ध विधवाओं का अभिनंदन करना। इससे क्या होता है कि जब आप किसी का सम्मान करते हैं, युद्धवीर का, तो समाज में भी बड़ा अच्छा संदेश जाता है, और उसके जिसने बलिदान दे दिया है या जिसने अपने अंग गंवा दिए हैं लड़ाई में देश की रक्षा करते हुए, उसके सम्मान की भी कद्र होनी चाहिए। प्रत्येक जनपद में शहीद स्मारक स्थापित करना और नौसेना, सेना तथा वायुसेना दिवसों पर जनसभाएं आयोजित करना। जब ऐसे मौके आए, नौसेना दिवस हो, सेना दिवस हो या वायुसेना दिवस हो, ऐसे मौक़ों पर ऐसे लोगों को मतलब सम्मानित किया जाए। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ, सेना के जवान को सम्मान चाहिए और कुछ नहीं। विशेष अवसरों पर विशिष्टता प्राप्त पूर्व सैनिकों का सम्मान करना।
अब जैसे विजय दिवस, तो उस समय विजय दिवस बाद में मनाया जाने लगा। तो ऐसे अवसर जब होते हैं तो ऐसे लोगों को भी वहाँ पर सम्मान देना चाहिए। जनसभाओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, विचार गोष्ठियों तथा प्रदर्शनियों आदि द्वारा सैनिकों के शौर्य, त्याग एवं बलिदान के महत्व को उजागर करना। क्योंकि जिस प्रकार से सैनिक युद्ध के समय उनकी वीरता का वर्णन कर सकता है, वो आम नागरिक नहीं कर सकता है, उसको ये सब चीज़ें नहीं मालूम होती हैं। तो जो लड़ाई के दौरान जिसने वीरता का परिचय दिया, उसने कोई पदक प्राप्त किए या उसने जो है अपने कोई अंग गंवा दिए, उस जगह का सजीव वर्णन फौजी ही कर सकता है। और ऐसे मौक़ों पर समाज को बताना चाहिए। पूर्व सैनिकों की राष्ट्रभक्ति, अनुशासन, क्षमताओं और कुशलताओं का सामूहिक योगदान राष्ट्रोत्थान कार्यों एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान में विकसित करने का प्रयास करना। क्योंकि फौजी आज भी इज्जत की दृष्टि से देखे जाते हैं और उसका मुख्य कारण है कि उनका अनुशासित होना। मैं ये नहीं कहता कि 100% फौजी अनुशासित ही होते हैं, लेकिन आम जनता की बनिस्बत, आम दुनिया के लोगों की बनिस्बत एक फौजी अधिक अनुशासित हमेशा मिलेगा आपको। गांवों और निकट समुदायों में सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य और सबकी सुरक्षा का मिलजुल कर उपाय करना। जो गांव में लोग रहते हैं, अब तो गांव बदल गए हैं, ये जब कल्पना की गई थी 1980-90 में, तब गांवों की हालत बहुत ही ख़राब थी। तो उनके जो है विकास के लिए, काम करने के लिए परिषद आगे आएगी, ऐसा विचार किया गया था। सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन हेतु वातावरण निर्माण करना एवं सम्मिलित उपाय करना। हमारे देश में बहुत कुरीतियाँ हैं, दहेज प्रथा है, छुआछूत है, एक दूसरे से नफरत का भाव है, जातिवाद है। इन चीज़ों को फौजी ही अलग कर सकता है, क्योंकि फौजी जब अपनी नौकरी में होता है तो उसके लिए कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, सब हिंदुस्तानी होते हैं। शासन द्वारा प्रदत्त एवं अन्य सेवाएं और सुविधाएं सबको निष्पक्ष और अवरोध सहित प्राप्त हों, उसका उपाय करना। हालांकि शासन की तरफ से फौजियों के लिए बहुत व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो सैनिकों को नहीं मालूम होती हैं। और जब एक किसी संस्था से आप जुड़ते हैं तो वहाँ पर कोई सूचना आती है तो आपको मालूम पड़ जाती है। स्वदेश प्रेम, संस्कृति और सामाजिकता के प्रचार एवं प्रसार के उपाय करना। हमारा देश प्रेम तो खैर अव्वल दर्जे का होता ही है, और सामाजिक संरचना में हम लोग कैसे रहें, यह लोगों को इसके प्रति भी जागरूक करना, ऐसा उद्देश्य हमारे पूर्व सैनिक सेवा परिषद का है। दैवीय आपदा एवं मानव विपदा में सुरक्षा और सहायता कार्यों का आयोजन करना। पूर्व सैनिकों ने बहुत योगदान दिया है। 1962 की लड़ाई में लोगों ने, पूर्व सैनिकों ने योगदान दिया, और अभी भी जब कहीं आसपास आपदा आती है तो आपको तमाम फौजी मिल जाएंगे जो वहाँ पर काम करते हैं, चाहे वो बाढ़ का कार्य हो, चाहे वो अन्य सामाजिक कार्य हो, सब में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। पूर्व सैनिकों को अपनी समस्याओं का समाधान करके अपने ही सामूहिक शक्ति से करने की वृत्ति जगाना, भीख नहीं मांगना फौजियों को। हम ऐसा यत्न करें, सब लोग मिलकर के सामूहिक प्रयास करें, हमको जो मिलने वाले लाभ हो हमको मिलें, और अनावश्यक सरकार पर अपने लिए दबाव भी न बनाएं। यह पूर्व सैनिक सेवा परिषद का एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है कि पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने गठन के समय ही कह दिया था कि हमारा पूर्व सैनिक भिखारी नहीं है, उसको जो मिलने वाले लाभ हैं वो दिलाने की जिम्मा सरकार का होना चाहिए, वो बेरोक टोक मिलने चाहिए। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि हमारे फौजियों को मांगना पड़े। पूर्व सैनिक सम्मेलनों का आयोजन कर उसमें परस्पर सौहार्द एवं सहयोग की भावना विकसित करना। पूर्व सैनिकों उनके आश्रितों के लिए जीवन यापन के समान साधन उपलब्ध कराना। कार्यरत सैनिकों के ग्रामवासी परिवारों के उचित हितों की रक्षा करना। कई परिवार ऐसे होते हैं जो गांव में रहते हैं, उनका जो घर का सदस्य हो फौज में है और उसको कोई दिक्कतें आ जाती हैं, ऐसी दिक्कतें जो उचित हों। अब ये नहीं वो कहीं उनके घर का आदमी है, वो कहीं झगड़ा कर ले, फसाद कर ले, थाना कचहरी करने चला जाए, लड़ाकू किस्म का हो, तो उसकी
सहायता करने का हमारे यहाँ संकल्प या विकल्प नहीं है। ऐसा आदमी जिसके यहाँ कोई सता रहा हो, नाजायज उसको परेशान किया जा रहा हो उसके परिवार को, तो उसको सहायता दी जा सकती है। वृद्ध और निराश्रित पूर्व सैनिकों एवं विधवाओं के लिए योगक्षेम की व्यवस्था करना एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि हमारे समाज में तमाम पूर्व सैनिक अकेले रहते हैं, वृद्ध हो गए या वृद्ध विधवा हो गई, और उनके लिए कोई सेवा का है नहीं। अगर उनको कोई ज़रूरत ऐसी पड़ती है तो उनको भी दूसरों का मुंह देखना पड़ता है। संगठन को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि ऐसे लोगों की पहचान करें और 2-4 दिन में ऐसे लोगों से मिल करके उनको जो ज़रूरतें हों उसके बारे में उनसे चर्चा कर लेना चाहिए। अगर लीगल सहायता कहीं ज़रूरत पड़ती है तो उस लीगल सहायता को भी उसको उपलब्ध कराना ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। तो आज का जो ये हमने विषय इस अंक में रखा है, विषय और हैं, हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे और आज हम यही पर विराम देते हैं। अगले अंकों में हम इसी विषय पर आगे फिर आपको बताएंगे पूर्व सैनिक परिषद का उद्देश्य क्या था, क्या उद्देश्य में इस समय हमारे पूर्व सैनिक सेवा परिषद के लोग सफल हो पा रहे हैं। आपके आसपास अगर पूर्व सैनिक सेवा परिषद की कोई इकाई हो तो उसे जरूर संपर्क करें और जो मैंने बातें कही हैं उनसे पूछिए क्या इन पर भी हमारा संगठन कोई काम कर रहा है। तो आज बस इतना ही, अगले अंक में फिर किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और इस प्रकार की फौजियों से संबंधित उनकी जानकारियाँ, समस्याएं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।